हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप केवाईसी एमएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग केवाईसी और एएमएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनलीगल मनी को इस तरीके से लीगल मनी में कन्वर्ट किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस पैसे को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अब ये होता कैसे है, तो इसको एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर ड्रग्स बेचे और उससे उसने 10 लाख रुपए जो है वो कमाए। ठीक है, तो ये जो पैसा वो एक इलीगल मनी है, क्योंकि ये पैसा एक इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो कमाया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट को अगर इसके बारे में पता लगेगा तो इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ए पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, इस पैसे को ना 5 बैंकों में ट्रांसफर करवाया। यानी कि उसने पहले ए बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, फिर ए बैंक से बी बैंक में उसको ट्रांसफर करवाया, फिर उससे सी बैंक में ट्रांसफर कराया, फिर डी बैंक में ट्रांसफर कराया और ई में ट्रांसफर किया। ठीक है, और इतना ज्यादा पैसे को घुमाया कि ये पैसा आया कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये गुम हो गया। गवर्नमेंट डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है कि ये पैसा आखिरकार आया कहां से था। और आगे चलकर इस पैसे से इसने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर खरीद ली। अब ये जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है ये तो एक लीगल एसेट है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ए पर्सन ने क्या किया, ये जो 10 लाख रुपए इलीगल मनी थी उसको उसने लीगल मनी में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, बिना गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी की नजर में आए। तो आई होप आपको मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाओगे। पहला ऑप्शन देखो, मूविंग मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट बेनिफिट्स। जब हम एक बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स में फंड्स को ट्रांसफर करवाते हैं ताकि हम इंटरेस्ट बेनिफिट्स कमा सके, तो उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। या फिर मनी लॉन्ड्रिंग मींस हाइडिंग इलीगली अर्नड मनी मेकिंग इट लुक लीगल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इलीगल सोर्सेज से जो पैसा अर्न किया जाता है उसे हाइड कर लिया जाता है लीगल पैसे में कन्वर्ट करके। ओके, ऑप्शन सी देखो, यूजिंग पब्लिक फंड्स टू फाइनेंस लीगल एक्टिविटीज। तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है। कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी थ्रू अ लीगल फॉरेन एक्सचेंज, तो ये भी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये बेस्ट तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन जो है वो कर रहा है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन द प्रेस इन कनेक्शन विद विच इवेंट। तो पहली बार ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड है इसको कब यूज किया गया था, किस इवेंट की वजह से यूज किया गया था? पहला ऑप्शन देखो, 1988 विनामा कन्वेंशन, या फिर वाटरगेट स्कैंडल इन यूएस, या फिर द कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स, या फिर 9/11 टेररिस्ट अटैक। फटाफट से इसका आंसर बताइए कि वो कौन सा इवेंट था जिसके अकर होने पर पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड का यूज किया गया था। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा जो वाटर गेट स्कैंडल हुआ था यूएस के अंदर, उसके होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड का यूज किया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सख्ती से नजर जो है वो रखनी स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये जो स्कैंडल था वो 1970s के अंदर जो है वो आया था, और इस स्कैंडल के अंदर जो इलीगल मनी था उसको सीक्रेटली जो है डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में मूव किया जा रहा था और कंपनीज के द्वारा उसे हाइड किया जा रहा था। मतलब कि कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया था और कुछ पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया गया था, ताकि उस पैसे के इलीगल सोर्स को जो है हाइड किया जा सके और इसे लीगल पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोशल इंपैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसमें कौन सा यहाँ पर मेजर सोशल इंपैक्ट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सोसाइटी के ऊपर पड़ता है? पहला, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी स्ट्रांग होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन, तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ना ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इंक्रीज होता है और करप्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम का क्या मतलब है? देखो, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जब सब चीजें स्ट्रक्चर्ड होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। ठीक है,
तो जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज बढ़ती है, मतलब नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज जब बढ़ती है तो उसकी वजह से जो हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास पैसा आता है, जिससे वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है क्राइम जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इंक्रीज होता है और करप्शन भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट इन बैंक, बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये बिल्कुल नहीं होता है। इंश्योरिंग टैक्स टैक्स कंप्लायंस, तो ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक मेजर सोशल इंपैक्ट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पड़ता है हमारे सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF एस्टिमेट्स, हाउ मच मनी इज लॉन्डर्ड एनुअली एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल GDP। देखो, सबसे पहले IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्लोबल GDP का कितना परसेंटेज जो है हर साल मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है? 0.5%, 1%, 2.7% या फिर 10%? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.7% इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर हमारी जो ग्लोबल GDP है वो 100 रुपीज है, तो इसका 2.7% यानी कि 2.7 रुपीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो है इलीगल मनी से लीगल मनी में कन्वर्ट जो है वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंटरनेशनल कन्वेंशन वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश लॉ अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कन्वेंशन बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट है। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लॉज बनाए गए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो वो कन्वेंशन कौन सी है? द प्लेरमो कन्वेंशन, या फिर वियनामा कन्वेंशन, या फिर बेसल कन्वेंशन, या फिर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? वियना कन्वेंशन, यहां पर भी आपने देखा होगा ये जो है 1988, तो वियना कन्वेंशन जो है वो 1988 में जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वियना कन्वेंशन बेसिकली ग्लोबल एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच में, और उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है वो लॉज बनाएंगे और उसको हम फॉलो भी जो है वो करेंगे अपने अपनी कंट्री के अंदर। उसके बाद देखो, इन द 3 स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल द प्लेसमेंट स्टेज इन्वॉल्व। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो साइकिल है यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस है उसके यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं। उसमें से जो पहला स्टेज होता है वो प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू हाइड द ओरिजिन। हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस क्रिएट करते ताकि जो पैसे का ओरिजिन है, जहां से पैसा ओरिजिनेट हुआ था, उसको हम हाइड कर पाए। या फिर इंट्रोड्यूसिंग इलिसिट फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। हम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ये जो इलिसिट फंड है, इलिसिट फंड का मतलब है ऐसे फंड जो कि इलीगल सोर्सेस से कमाए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन लीगल एसेट्स लाइक अ रियल एस्टेट, या फिर यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज टू ट्रांसफर फंड्स इंटरनेशनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो, जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस होती है उसकी स्टार्टिंग होती है प्लेसमेंट के साथ। प्लेसमेंट के अंदर जो भी इलीगल पैसा होता है, जो भी इलीगल मनी होती है, वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे देखो, ए पर्सन ने जब 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, उसके बाद 10 लाख रुपए को इसने एक बैंक में डिपॉजिट करवाया। जब उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया तो उसने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पैसे को इंट्रोड्यूस कर दिया, इलीगल मनी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये आपका प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा जो स्टेज होती है वो लेयरिंग होती है। लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि पैसे को बहुत अकाउंट्स में घुमाया जाता है। जैसे इसने क्या किया था कि पैसे को पहले ए बैंक में डिपॉजिट करवाया, फिर ट्रांसफर किया बी में, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में। तो ये बेसिकली लेयरिंग है ताकि जो ओरिजिन है पैसे का उसे छुपाया जा सके। उसके बाद एक इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी में, जैसे कि ताकि हमारा जो पैसा है वो लीगल पैसा जो है वो बन जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके देखो, हाउ डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अननोइंगली और अनइंटेंशनली फैसिलिटेट मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकना है, पर कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एडुकेटली मॉनिटर नहीं कर रही है, उसकी वजह से वो मनी लॉन्ड्रिंग को फैसिलिटेट कर देती है, उसे बढ़ावा दे देती है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे अननोइंगली और अनइंटेंशनली मनी लॉन्ड्रिंग को फैसिलिटेट करती है? तो ऑप्शन है बाय फेलिंग टू मॉनिटर कस्टमर ट्रांजेक्शन एडुकेटली। तो ऑप्शन ए
बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक बैंक अपने कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर नहीं कर पाती है एडिकेटली, तो उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती है। जब यहाँ पर देखो फंड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में, फिर तीसरी बैंक में, चौथी बैंक में, तो बैंकों को ध्यान देना चाहिए ना कि अगर एक पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी हो, तो वहां पर उसे एडिकेट एक्शन लेना पड़ेगा। और इस चीज को वो तभी डिटेक्ट कर पाएगा ना अगर वो ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करेगा। ओके, उसके बाद बाय ब्लॉकिंग ऑल ट्रांजेक्शन ओवर $10,000, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाय रिफ्यूजिंग डिपॉजिट फ्रॉम पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या फिर मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करना। बाय रिपोर्टिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन टू द सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, एट विच स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस डू इलिसिट फंड्स अपीयर टू बी लेजिटिमेट एज दे आर इंटीग्रेटेड इनटू द लीगल फाइनेंशियल सिस्टम। तो तीसरी स्टेज मैंने आपको बताई थी इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीसरी स्टेज के अंदर ही जो इलिसिट फंड्स होता है उसको हम लेजिटिमेट फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इलीगल पैसे को लीगल पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट जो है वो कर देते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, विच इंडियन लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली टारगेट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो यहां पर कौन सा हमारे यहाँ पर इंडियन लेजिस्लेशन है जो कि बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को टारगेट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। पहले देखो, ब्लैक मनी एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, या फिर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फटाफट से इस एक्ट का नाम बता दीजिए, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश इन रिस्पॉन्स टू, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये क्यों एस्टैब्लिश किया था, किसकी वजह से एस्टैब्लिश किया गया था? पहले देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएसए के अंदर, ये वो राइज ऑफ साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड, ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है, उसके लिए, या फिर नीड फॉर स्ट्रिक्टर टैक्स एवेजन लॉज, या फिर द ग्रोइंग कंसर्न ओवर मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसे 1989 में बनाया गया था G7 कंट्रीज ने, यानी कि 7 देशों ने मिलकर बनाया था। और इसको क्यों बनाया गया था? ताकि ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है ना मनी लॉन्ड्रिंग की, इसे यहां पर रोका जा सके। खास करके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, है ना, उसको जो है वो रोका जा सके। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली कुछ पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स बनाती है जिसकी हेल्प से हम मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट कर पाते हैं, यानी कि उसको प्रिवेंट कर पाते हैं, रोक पाते हैं। साथ ही साथ ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटी के लिए भी रूल्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द यूएस लॉ रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट लार्ज कैश ट्रांजेक्शन सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो वो कौन सा यूएस लॉ है जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लार्ज कैश ट्रांजेक्शंस होती है या फिर जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है वो रिपोर्ट करनी पड़ती है? द यूएसए पाट्रियोट एक्ट, या फिर बैंक सीक्रेसी एक्ट, या फिर द मनी लॉन्ड्रिंग सस्पेंशन एक्ट, या फिर एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द बैंक सीक्रेसी एक्ट इज अ करेक्ट आंसर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि $10,000 से ज्यादा की है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो करवानी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, बैंक को शक है, तो उसकी भी रिपोर्ट जो है वो करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच एंटिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग एएमएल रेगुलेशंस इन इंडिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको कौन यहाँ पर एनफोर्स करता है इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ करेक्ट आंसर, जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं। आप लोगों ने आई होप ईडी का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, हर कोई ईडी से जो है वो डरता है।
यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी ईडी से डरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर? ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है इसको किस साल में सेटअप किया गया था? 2002, 2004, 2006 या फिर 2010? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? जब तक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है क्या उसको समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो कि सस्पिशियस हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको रिसीव करने का काम, उनका एनालिसिस करने का काम और इंफॉर्मेशन को डिसएमिनेट करने का काम जो है वो करते हैं। सिंपल भाषा में आपको कहूं तो जितने भी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है इंडिया के अंदर, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाकर देने का काम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का है। और इसे 2004 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसे 2004 में स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्ट्रक्चरिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि स्ट्रक्चरिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर? तो स्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। ऑप्शन ए कह रहा है प्लेसिंग लार्ज सम ऑफ मनी इनटू सिंगल बैंक अकाउंट। हम एक सिंगल बैंक अकाउंट में लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो प्लेस कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक पर्सन ने 1 करोड़ रुपए जो है इलीगल सोर्सेज से कमाया और उसने सारा का सारा पैसा एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो ये स्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये स्ट्रक्चरिंग नहीं है। उसके बाद यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ ऑफशोर एंटिटी, ये भी स्ट्रक्चरिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग इन प्रीशियस मेटल टू हाइड इलिसिट मनी, तो ये भी स्ट्रक्चरिंग नहीं है। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन लार्ज ट्रांजेक्शन इनटू स्मॉलर वंस टू अवॉइड डिटेक्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे देखो, अगर ये 1 करोड़ रुपए सीधे बैंक में डिपॉजिट करवा देगा ना, तो यहाँ पर उसके डिटेक्ट होने के चांसेस है। बैंक यहाँ पर फाइंड आउट करेगी कि ये पैसा बेसिकली आया कहाँ से है, जिससे उसे पकड़े जाने का डर है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं स्ट्रक्चरिंग के अंदर, ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन है इसको छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 1 करोड़ को 10-10 हजार रुपए में जो है वो इन्होंने डिवाइड कर दिया और ये डिपॉजिट करवाया। ठीक है, अब क्या होगा, 10 हजार रुपए को बैंक इतना ज्यादा मॉनिटर जो है वो नहीं करता, बहुत छोटी अमाउंट है, जिससे बिना डिटेक्ट हुए पैसा जो है वो बैंकों से दूसरी बैंकों के पास चला जाता है और इलीगल पैसा लीगल पैसा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज लेयरिंग टेक्निक इन मनी लॉन्ड्रिंग? तो लेयरिंग टेक्निक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि लेयरिंग टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रही है? पहला, परचेजिंग रियल एस्टेट विद इलिसिट फंड, तो ये जो है वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट जो है वो कर रही है। उसके बाद ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन मल्टीपल अकाउंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप मनी को मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हो और ये जो अकाउंट्स है वो मल्टीपल कंट्रीज में है, तो ये लेयरिंग टेक्निक है। उसके बाद डिपॉजिटिंग कैश इनटू मल्टीपल अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक, तो ये नहीं है। उसके बाद कन्वर्टिंग इलिसिट फंड्स फ्रॉम डिजिटल एसेट सच एज क्रिप्टो करेंसी, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन 16, इस शेल कंपनी यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन टिपिकली है। देखो सबसे पहले शेल कंपनी क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस वो पेपर्स पे ही एग्जिस्ट करती है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर ए पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है वो कमाए, 10 लाख रुपए जो है वो कमाए हैं इलीगल सोर्सेज ड्रग को बेच के। और इसने ना एक कंपनी बनाई हुई है पेपर पर, मतलब कि उसने बस उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कराई है, एक्चुअल में वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो ऑफ शेल कंपनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये शेल कंपनी को यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। कैसे? तो देखो अगर इसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया 10 लाख रुपए, ठीक है, तो ये बैंक को कह देगा कि ये जो पैसा है ना वो मेरी कंपनी ने मुझे कमा कर जो है वो दिया है, पर ये कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती नहीं, ये सिर्फ पेपर्स पे ही एग्जिस्ट करती है दिखाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर कंपनी, जिससे बैंक कहेगी हाँ ठीक है आपकी कंपनी, आपने पैसा आया, ठीक है, वो शक नहीं करेगी और पैसे को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, तो शेल कंपनी क्या रखती है अपने पास? लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड फिजिकल ऑफिसेज? नहीं, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होते, ना ही फिजिकल ऑफिसेज होते हैं। मिनिमल और नो एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन बट ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो शेल कंपनी है वो बहुत ही कम बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दिखाने के लिए, या फिर वो बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म ही नहीं करती, वो सिर्फ पेपर्स में ही एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है पब्लिक लिस्टिंग ऑन मेजर स्टॉक एक्सचेंज, या फिर क्लियरिंग एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द पब्लिक, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में केवाईसी एएमएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में केवाईसी और एएमएल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। हमारे जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएम एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अंडर द इंडियन एएमएल लॉस बैंक मस्ट रिटेन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स फॉर एटलीस्ट। देखो, बैंकों के लिए जरूरी होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसका एक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखे। अब क्वेश्चन उठता है कि एक बैंक को कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम इंडियन एएमएल लॉस की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स, यानी कि बैंकों को कम से कम ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स है उनको 5 सालों के लिए अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको हम फाइंड आउट जो है वो कर पाए, यानी कि हमारे पास प्रूफ हो। 5 साल के बाद उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज फाइल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हेन दे डिटेक्ट ट्रांजैक्शन दैट दे बिलीव कुड बी लिंक्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज। देखो, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लगता है, जैसे बैंक को लगता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लिंक्ड है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है, या फिर किसी अदर इलीगल एक्टिविटीज के साथ लिंक्ड है, तो उसे एक रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी पड़ती है। और उस रिपोर्ट का नाम होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर उस सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, और जो भी आपकी बॉडी ईडी वगैरह को, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो कर सके। बाकी ऑप्शन देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिपोर्ट, नो योर कस्टमर रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द वन की डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की बात करें ना, तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम क्या है, यानी कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर कैश ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर जो है वो देनी पड़ती है बैंकों को, और उसको ही हम कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं। फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये बेसिकली सस्पिशियस एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर कोई एक्टिविटी बैंक को लग रही है कि सस्पिशियस है, चाहे उसकी अमाउंट कितनी भी हो, तो उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर जो है वो लिखकर रिपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सीटीआर अप्लाई टू ओनली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन वाइल एसटीआर अप्लाइज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी कि सिर्फ डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाता है सीटीआर, और एसटीआर जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये गलत है। सीटीआर रिक्वायर कस्टमर कंसेंट वेयर एसटीआर डू नॉट, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, सीटीआर आर बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर इज एसटीआर आर बेस्ड ऑन द सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है सीटीआर रिपोर्ट और एसटीआर रिपोर्ट में। नेक्स्ट, सीटीआर वॉलेंट्री वेयर इज एसटीआर मैंडेटरी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर पीएमएलए फेलियर टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कैन रिजल्ट इन। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर कोई एक बैंक सस्पिशियस एक्टिविटी को, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर फाइन लगता है। तो वो फाइन कितना है? पहले देखो, सिर्फ वार्निंग मिलती है, फाइन नहीं लगता है, या फिर 1 लाख का फाइन लगता है पर वॉल्यूशन। अगर वो एक बार बैंक वॉल्यूशन करता है तो उसे 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ता है, या फिर बैंक ऑफिशियल को जेल में जाना पड़ता है, या फिर इमीडिएट रेवोकेशन हो जाती है बैंकिंग लाइसेंस की। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 1 लाख का फाइन लगता है पर वॉयलेशन के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग AML CFT स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि AML और CFT स्टैंडर्ड जो है वो सेट करती है, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको यहाँ पर रोका जा सके, ठीक है। पहला देखो, बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डब्ल्यूटीओ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो फॉरेन ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, प्रमोट करने का काम करता है। और ये जो बैंक बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, ये बैंकों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है, कुछ यहाँ पर गाइडेंस इशू करते हैं जिनको बैंक फॉलो करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टू कंट्रीज आर करंटली ऑन द FATF ब्लैक लिस्ट फॉर AML नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो कौन सी ऐसी दो कंट्रीज है जिन्होंने AML की जो गाइडलाइंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ कंप्लाइज नहीं किया है, जिसकी वजह से वो ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है वो आ गई हैं। पहला देखो, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, या फिर अफगानिस्तान एंड सीरिया, या फिर रशिया एंड वेंजुएला, या फिर म्यांमार या पाकिस्तान। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी यहाँ पर दो कंट्रीज जो है फिलहाल के लिए FATF के ब्लैक लिस्ट के अंदर है। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, अफगानिस्तान एंड सीरिया, रशिया एंड वेंजुएला, या फिर म्यांमार एंड पाकिस्तान। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान इज अ करेक्ट आंसर। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स आर वल्नरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बिकॉज। देखो, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है ना, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो खतरा है वो काफी ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसको समझने से पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स होता है इसको समझ लीजिए। तो देखो, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप दो ऐसी बैंक जो कि मेनली टू डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक के यहाँ पर अपने देश के अंदर बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए एक ABC बैंक है और एक यहाँ पर XYZ बैंक है, ठीक है। तो जो ABC बैंक है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, और जो XYZ बैंक है वो USA के अंदर ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इंडिया की जो ABC बैंक है उसकी USA के अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है, पर ये अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ऑफर करना चाहता है कस्टमर को। तो इसने XYZ बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अंदर जो XYZ बैंक है वो यहाँ पर ABC बैंक के बिहाफ पर USA के अंदर ABC बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को जो है वो ऑफर करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक के बिहाफ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है अपनी कंट्री के अंदर। और नॉर्मली ये जो दो बैंक्स होते हैं वो दो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दे इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन अक्रॉस मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क ज्यादा है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो, अब यहाँ पर देखो जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना वो दो कंट्रीज के बीच में हो रही है, ठीक है। मतलब कि जो दो बैंक्स हैं वो दो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, दे रिक्वायर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे प्रोहिबिट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसा भी नहीं है। दे आर एग्जाम फ्रॉम AML रेगुलेशन, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो मल्टीपल ज्यूरिडिक्शंस में की जाती है। ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन इस्टेब्लिशिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप बैंक शुड। जब हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो बैंक को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने से पहले। ऑटोमेटिकली अप्रूव पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक के साथ जो पार्टनरशिप है उसको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देना है, या फिर ओनली मॉनिटर ट्रांजेक्शन अबव 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसी को सिर्फ मॉनिटर करना है, या फिर रिलाई सोनली ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो रिस्पॉन्डेंट बैंक के सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर जो है वो रिलाई करना है, या फिर कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस टू असेस द रिस्पॉन्डेंट बैंक्स AML कंप्लायंस। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अगर कोई बैंक दूसरी बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है तो उससे पहले दूसरे बैंक के जो
AML कंप्लाइंस का जो स्टेटस है उसे असेस करना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस के थ्रू कि वो AML कंप्लाइंस को, AML की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उसके बाद ही उसे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच सेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू ट्रेड बेस्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सेक्टर जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पहले देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स या फिर टेक्सटाइल्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्टेट है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रियल एस्टेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रियल एस्टेट बेसिकली जो हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग, मान लो कि पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं तो वो अपना पैसा इन रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि इनकी जो अमाउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, जिससे वो आसानी से पैसे को लीगल पैसे में कन्वर्ट जो है वो कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डिजिटल इनोवेशन पोसेसेस बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर AML कंप्लायंस। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर डिजिटल इनोवेशन है जिसके अंदर AML कंप्लायंस में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं? क्लाउड स्टोरेज, क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल बैंकिंग एप्स या फिर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्लाउड स्टोरेज, क्रिप्टो करेंसीज, मोबाइल बैंकिंग एप्स या फिर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रिप्टो करेंसी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है? देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है वो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स है उनको ब्लॉक्स में जो है वो रिकॉर्ड करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, उसका यूज करता है, जिसकी वजह से जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो पब्लिक रहती हैं और काफी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहती है, जिससे कोई भी एक्टिविटी को छुपाया नहीं जा सकता है। साथ के साथ यहाँ पर एनोमिनिटी बहुत होती है, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो किन पार्टीज के बीच में हो रही हैं, उनकी आइडेंटिटी को छुपा लिया जाता है, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बंदा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कर रहा है। तो चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर AML रेगुलेशंस ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रेफर्स टू। अगर हम AML रेगुलेशंस की यहाँ पर बात करें तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का यहाँ पर क्या मतलब है? पहले देखो, एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अबव 10 करोड़। कोई भी इंडिविजुअल जो कि 10 करोड़ की से ज्यादा की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर सीनियर पब्लिक ऑफिशियल और देयर फैमिली मेंबर्स विद पोटेंशियल करप्शन रिस्क, या फिर एक सीनियर पब्लिक ऑफिशियल जो कि सरकार के अंदर काम करता है और उसके पास एक प्रॉपर पोजीशन है सरकार के अंडर, जैसे मान के चलिए कोई मंत्री हो गया वगैरह वगैरह। तो और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो करप्शन रिस्क लग रहा है कि हमें वो करप्शन रिस्क जो है वो करेंगे, तो वो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं। या फिर फॉरेन इन्वेस्टर विद बैंक अकाउंट्स विद मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है उसके मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन के अंदर बैंक अकाउंट्स है वो, या फिर इंडिविजुअल फ्लैग्ड अंडर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी रिपोर्ट जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर की गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक सीनियर पब्लिक ऑफिशियल या फिर जिसके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो उन्होंने कोई भी करप्शन किया या फिर करप्शन लग रहा है कि उन्होंने करप्शन किया हुआ है, तो वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो है वो कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू FATF गाइडलाइंस इनहांस ड्यू डिलिजेंस इज मैंडेटरी व्हेन। तो अगर हम यहाँ पर FATF गाइडलाइंस की बात करें तो इनहांस ड्यू डिलिजेंस किस केस में मैंडेटरी है? पहले देखो, कस्टमर इज कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 1 मिलियन। अगर कोई कस्टमर जो है 1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर रहा है, या फिर ट्रांजेक्शन अपीयर सस्पिशियस कॉम्प्लेक्स और इन्वॉल्व्स हाई रिस्क ड्यूरिडिक्शन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो सस्पिशियस लग रही है, कॉम्प्लेक्स लग रही है और वहां पर रिस्क भी हाई है जुरिडिक्शन का, या फिर एक कस्टमर ओपन अकाउंट विद मिनिमम बैलेंस बिलो 50 लाख। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस लग रही है, कॉम्प्लेक्स लग रही है और उसके अंदर हाई रिस्क जुरिडिक्शन है, तो वहां पर इनहांस ड्यू डिलिजेंस का यूज करना कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है बैंकों के लिए। चौथा ऑप्शन भी देख लो, कस्टमर इज माइनर एंड रिक्वायर्स पेरेंटल अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये भी यहाँ पर गलत रहेगा, ये भी आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पर कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल रहता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? फिक्स्ड डिपॉजिट, वायर ट्रांसफर, म्यूचुअल फंड या फिर पर्सनल लोन। तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर आप बताना अपने हिसाब से कि कौन सा ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं
जो कि हम बैंक के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कराते हैं, जैसे इसको हम एफडी कहते हैं। जैसे एक ए पर्सन मान के चले 5 सालों के लिए 10 लाख रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करवा दे, तो ये आपका एफडी है, ठीक है। और ये ज्यादा रिस्की नहीं माना जाता है, ठीक है, ये ज्यादा सस्पेक्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। फिर आता है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर क्या होता है, देखो जब हम इंटरनेशनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं, जैसे एक ए बिजनेसमैन है और एक बी बिजनेसमैन है, ए इंडिया का है, बी यूएसए का है, तो ए इंडिया वाला जो है वो अपने अकाउंट से पैसे जो है बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये वायर ट्रांसफर होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड आप सभी को पता है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है, फिर उस फंड्स को मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और आपको एक रिटर्न अच्छा खासा जो है वो कमा कर देता है। उसके बाद आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बेसिकली आपकी कंज्यूमर लोन होते हैं, यानी कि हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बैंक से लोन लेते हैं, जैसे कि एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, या फिर कोई बाइक खरीदनी है, या फिर एजुकेशन पे खर्च करना है, तो वो लोन आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ हाई रिस्क जुरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू FATF। तो अगर हम FATF की स्टैंडर्ड्स की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो हाई रिस्क जुरिडिक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है, एक कंट्री विद लो इन्फ्लेशन और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंट्रोल। एक ऐसी कंट्री जहां पर इन्फ्लेशन कम है और एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंट्रोल, यानी कि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से बैंकों को कंट्रोल किया जाता है। या फिर एक कंट्री आइडेंटिफाइड एज हैविंग वीक AML एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी डेफिशिएंसी। एक ऐसी कंट्री जहां पर AML की जो प्रोविजंस है, रूल्स हैं, उसको सही तरीके से एनफोर्स नहीं किया जाता है, साथ के साथ वहां पर रेगुलेटरी डेफिशिएंसी है, यानी कि वो बैंकों को कंट्रोल भी नहीं कर पाता, रेगुलेट भी नहीं कर पाते हैं। या फिर ए नेशन दैट बैन्स ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी नेशन जिसने सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया है। या फिर एक कंट्री विद स्ट्रिक्ट टैक्स पॉलिसीज अफेक्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी एक कंट्री जहां पर टैक्स पॉलिसीज काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो स्ट्रिक्ट है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसी कंट्री जहां पर वीक AML एनफोर्समेंट है और वहां पर रेगुलेटरी डेफिशिएंसी है, उसको हम मानेंगे कि वो हाई रिस्क डेफिशिएंसी है, ठीक है, वो हाई रिस्क जुरिडिक्शन है। क्या है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन, यानी कि वहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिए, और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर? जल्दी से बताइए कि आपको ये क्लियर है या फिर नहीं, जल्दी बताइए। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका एग्जाम आने वाला है, तो इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चन सेक्शन जो है वो लेकर आए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी के मैसेजेस आए से कि KYC AML के क्वेश्चंस करवाइए, इसीलिए हम स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को आपने ज़रूर यहाँ पर जो है वो अटेंड करना, और जो आने वाली क्लासेस हैं उनको भी आपने ज़रूर जो है वो अटेंड करना है, ठीक है। तो आज की क्लास तो आप देख ही रहे हो, इससे आपको ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा एग्जाम को क्लियर करने में। तो आपको कोई भी बेनिफिट मिले, अच्छा लगे सेशन, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर जो है वो बताइएगा, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हो तो बाद में भी कमेंट करके जरूर जो है वो बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा जो है वो लगा है, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे जो है वो ओवर कर देते हैं, ठीक है। आपका कोई डाउट नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपने नहीं बताया, तो फिर हम यहाँ पर सेशन को जो है वो ओवर कर देते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और हाँ, हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिएगा। हमारे कोर्सेज बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारे ऐप में एक्सेस कैसे करना है। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्जाम मिल जाएगी, इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF मिल जाएगी, तो इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको 82% तक का ऑफ भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है विंटर। और ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेज को जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।